हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नवमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आपको मैंने पिछले लेक्चर में राजभाषा पढ़ाया था। राजभाषा की हमने संवैधानिक स्थिति में चर्चा की थी और 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी और उससे संबंधित क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया था। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और कमेंट से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है काम करने की। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी के बारे में पढ़ते हैं और हम आज भारतीय भाषाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती है? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। उसमें से हिंदी एक है और हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है और भारोपीय परिवार का दूसरा नाम है इंडो यूरोपियन। भारोपीय परिवार का दूसरा नाम क्या है? इंडो यूरोपियन। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसको। आपकी जो हिंदी है वो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था हमने कि यह भारोपीय परिवार की भाषा है। क्या है ये? भारोपीय परिवार की भाषा है जिसका दूसरा नाम क्या है? इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो अब ये आपके 2 पॉइंट बन गए, 2 क्वेश्चंस बन गए हैं आपके कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो आप क्या बोलेंगे? 3000। कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 3000 भाषाएं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार का दूसरा नाम क्या है? इंडो यूरोपियन। 3 क्वेश्चंस आपके ये 2 लाइन के अंदर बन गए। अब आगे चलिए कि भारतीय भाषा परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, द्रविड़ और भारोपीय। ठीक है, कौन कौन सी? आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, द्रविड़ और भारोपीय। चलिए, भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषा परिवार कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला ऑस्ट्रिक, दूसरा हो गया आपका चीनी तिब्बती और अगला हो गया आपका द्रविड़। और नेक्स्ट है आपका भारोपीय। ठीक है, तो बच्चों भारत में ज़्यादा द्रविड़ और भारोपीय परिवार की भाषाएं ही बोली जाती हैं। तो एक एक करके हम सब में डिस्कस करेंगे। तो इनका परसेंटेज हम देख लेते हैं। तो आस्ट्रिक परिवार की जो भाषा है उनका परसेंटेज है 1.3, क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। चीनी तिब्बती का है आपका 0.7% और द्रविड़ है आपका 25%। अब भारोपीय है आपका 73
परसेंट, यानी कि भारत में सबसे अधिक कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है? भारोपीय परिवार की भाषा। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ से। और पूछा जाए कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितने भाषा परिवार हो गए? 4 भाषा परिवार हो गए। अब हम एक एक करके सब में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? भारोपीय का, उसके बाद है आपका द्रविड़। तो यानी मुख्य रूप से भारत में द्रविड़ और भारोपीय परिवार की भाषाएं ही बोली जाती हैं। द्रविड़ में आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब आ जाएंगे। और भारोपीय परिवार में आपकी कैंटू में शतम में शाखाएं हैं। फिर आर्य परिवार उसमें आता है, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। उसके बाद अपभ्रंश की एक शाखा है सौरसैनी। उस सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास होता है। तो हम इसको डिटेल में एक एक करके सब में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक एक करके हम सब में सारे भाषा परिवार पे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा आस्ट्रिक। ठीक है, तो आस्ट्रिक आपकी 1.3% है। इसके जो 2 शाखाएं हैं, म्यांकमेर और मुंडा शाखा। तो मुंडा शाखा में आपके आती संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, कुरुकू, सवारा। ये सारी क्या है? ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, म्यांकमेर और मुंडा शाखा। मुंडा शाखा के अंतर्गत आपकी संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, कुरुकू और सवारा। और दूसरे देखिए आपकी चीनी तिब्बती, जिसका परसेंटेज है 0.7 यानी 0.7। तो इसकी 2 शाखाएं सियामी चीनी, तिब्बती वर्मी। और तिब्बती वर्मी के अंदर ये 4 भाषाएं आती है आपकी, तिब्बती, हिमालयी, उत्तरी असमी और असमी वर्मी। ठीक है, ये 4 भाषाएं हैं, तिब्बती, हिमालयी, उत्तरी और असमी वर्मी। ये आपके जो 4 भाषा परिवार में ऑस्ट्रिक के अंतर्गत आएंगे और चीनी तिब्बती के अंतर्गत ये भाषाएं आएंगी। ठीक है, अगला है आपका जो द्रविड़ और भारोपीय परिवार की भाषाएं, जो कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। देखिए द्रविड़ परिवार आपका 25% है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं, उसमें देखिए दक्षिणी, उत्तरी, केंद्रीय, अवर्गीकृत, इसकी 4 शाखाएं हैं। उसमें दक्षिणी में देखिए आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? ये है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। या कोई भाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन से परिवार के, द्रविड़ की है, भारोपीय की है, कि ऑस्ट्रिक की है, कि चीनी तिब्बती की है, तो आप बताएंगे कि ये द्रविड़ परिवार की। और ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ये दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और अगला है आपका देखिए भारोपीय परिवार। अगला क्या है आपका? भारोपीय परिवार। इसकी 2 शाखाएं हैं, कैंटुम तथा शतम। कैंटुम में आपकी केल्टिक, ट्यूटोनिक, लैटिन, हेलेनिक। ठीक है, ये आपके ट्यूटोनिक क्या है, सॉरी जो लैटिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लैटिन आपकी इम्पॉर्टेंट है। और शतम में देखिए असीरियन, बाल्टिक, स्लोवेनियन, आर्मेनियन और आर्यन। अब इस आर्य भाषा से ही आगे इसकी जो और शाखाएं हैं, उसमें से आर्य के बाद आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके सौरसैनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो खारी, इसमें एक छूट गया है, तो खारी ये किसकी? आपकी कैंटुम शाखा में। ठीक है, भारोपीय परिवार की कैंटुम शाखा में आपकी केल्टिक, ट्यूटोनिक, लैटिन, हेलेनिक और तोखारी। और शतम में आपकी असीरियन, बाल्टिक, स्लोवेनियन, आर्मेनियन और आर्य भाषा। ठीक है, तो अब हम इसमें से देखिए द्रविड़ परिवार में इसमें से ये 4 भाषाएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा किस परिवार की भाषा है। और ये लैटिन पूछा जाएगा कौन से परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की कैंटुम से। अगर कैंटुम
दिया रहेगा तो कैंटो में टिक करेंगे, ठीक है, और नहीं तो भारोपीय दिया रहेगा तो आप भारोपीय में टिक करेंगे। उसके अलावा ये आपके आर्य परिवार की भाषा भी किसके अंतर्गत आएगी, भारोपीय परिवार के अंतर्गत आएगी। अब हम आर्य परिवार के अंतर्गत भाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो देखिए आर्य परिवार की भाषा। चलिए देखिए, जो भारोपीय परिवार के जो शतम शाखा थी उसमें से जो आर्य भाषा परिवार है उसमें भारतीय, दरद और ईरानी आएंगे, ठीक है। ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। आर्य भाषा परिवार में भारतीय के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये क्या है, ये इसकी शाखा, इसमें से इसका हिस्सा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इसका क्रम जो है पूछा जाता है कि इसके बाद क्या, संस्कृत के बाद क्या, ये ऐसे क्रम पूछा जाता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश दे दिया जाएगा और उसको सही क्रम में आपको लगाना होगा, या आगे पाली पहले दे दिया जाएगा तो जो सही क्रम होगा उसमें आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। और दूसरा देखिए, जो फारसी भाषा है ये भी क्या है, आर्य परिवार की ही भाषा है, ठीक है, ईरानी के अंतर्गत। उस देखिए बच्चों, भारत जो है बहुत प्राचीन देश है। यहाँ पर उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी हो गई आपकी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। लेकिन भारत के उत्तर भारत में आपके आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। और इसमें सबसे पुराना रूप किसका है, संस्कृत का। सबसे पुराना कौन सा है, संस्कृत है। और संस्कृत का प्राचीन रूप कहाँ देखने को मिलता है, प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में। कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में। तो ये भी एक प्रश्न है कि संस्कृत का प्राचीनतम रूप कहाँ देखने को मिलता है, तो वो मिलेगा आपको ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से ये आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इनके अंतर्गत आती है आपके वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या थी, ये भाषा जो थी बहुत कठिन थी, बहुत क्लिष्ट भाषा थी, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। क्योंकि ये भाषा बहुत कठिन थी, इनके जो मंत्र थे वो इतने बड़े बड़े होते थे कि वो जनसाधारण उसको नहीं सुन पाती थी और ना ही उसको समझ पाती थी। इसलिए वो जनसाधारण से क्या होती गई, दूर होती गई। कौन सी भाषा, वैदिक संस्कृत। कौन से समय में, प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी। वैदिक संस्कृत किसके अंतर्गत, प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत, क्योंकि वो बहुत कठिन थी। वो साधारण लोग उसको न, जनमानस उसको पढ़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, इसलिए वो भाषा जनमानस से क्या हो गई, दूर हो गई और वो ग्रंथों के अंदर ही रह गई। उसके बाद दूसरी इसी समय एक दूसरी भाषा आई आपकी लौकिक संस्कृत। ये देखिए यहाँ लिखा है हमने लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत जो थी वो जनमानस की भाषा थी, मतलब उसको समझ पाते थे लोग, ज़्यादा कुछ उसको पढ़ पाते थे। इसकी अपेक्षा, वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत जो थी वो लोग उसे पढ़ पाते थे, समझ पाते थे, इसलिए वो ज़्यादा प्रचलित हुई थी। उसी में लिखे गए थे आपके रामायण, महाभारत और गीता। कौन सी भाषा में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनता है कि वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ कोई दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वो कौन सी भाषा में लिखे गए, तो संस्कृत होगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो कौन सी संस्कृत में लिखे गए, आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए। इसमें से अगर कुछ भी आ गया तो किस भाषा में लिखे गए, वैदिक संस्कृत में, ठीक है। अब उपनिषद देखिए, यहाँ पे उपनिषद आया है, वेदों की संख्या 4 आपको मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपनिषद कितने होते हैं, 108। तो अगला है आपका दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इस समय जो भाषा सामने आई वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद, वो आई पाली भाषा। पाली भाषा जो थी वो जनसाधारण की भाषा थी, जो कि ये लौकिक संस्कृत से भी बहुत सरल थी, क्योंकि वो जो छोटे किसान हैं, मजदूर वर्ग है, ये लोग इस भाषा को
नहीं समझ पाते थे संस्कृत भाषा को, तो वो पाली भाषा जो थी वो उनके समझ जाते थे, उसको समझते थे, बोलते थे। तो गौतम बुद्ध ने उसी भाषा में अपने संदेश दिए, तभी उनके विचारों को लोगों ने अपनाया और उनको शांति मिली। क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो पूरे पुरोहित वर्ग बहुत हावी हो गया था समाज में। तो तब उनसे इनको बौद्ध के संदेशों ने क्या किया, बहुत शांति दी लोगों को। और वो संदेश उन्होंने कौन सी भाषा में दिए, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा आपको मालूम है, आगे चल के जब अशोक ने भी इसका बहुत प्रचार प्रसार किया था, जब वो बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। उन्हीं के पुत्र, अशोक के ही पुत्र पुष्यमित्र, पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में जाकर ये पाली भाषा का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो वो पाली भाषा में ही थे। तो ये जो पाली भाषा को श्रीलंका के लोग मागधी कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे, मागधी। मागधी क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि मगध की भाषा थी, इसलिए उन्होंने उसको मागधी नाम दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी प्रश्न भी बनता है कि पाली भाषा को श्रीलंका के लोग क्या कहकर पुकारते थे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, मागधी। ठीक है, और क्योंकि पाली भाषा उस समय की जनमानस की भाषा थी, उसको समझ पाते थे अच्छे से, और इसलिए उन्हें गौतम बुद्ध ने उसी भाषा में अपने विचार उपदेश दिए। तो इसलिए इस पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, पाली भाषा है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत है, जो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, उसके बाद आए आपकी तृतीय जो भाषा आर्य भाषा है, वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें अब हिंदी और हिंदीतर भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, इस तरह आपने आज ये पूरा ये भारतीय आर्य भाषाएं हो गई। प्रथम हो गए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 से ईसा पूर्व से अब तक। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सन पूछा जाता है कि प्राचीन आर्य भाषा काल कौन सा है, मध्यकालीन, आधुनिक, ये समय भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस तरह आपने क्या देखा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट भी आती है। अब कुछ विद्वानों ने हिंदी को अवहट्ट की संज्ञा भी दी है, जिसमें ज्योतिरीश्वर ठाकुर आपके आते हैं। फिर उसके बाद पुरानी हिंदी और मानक हिंदी का प्रचार हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो लेक्चर को, मेरे YouTube चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो भी आप कमेंट करिएगा। मैं अपने वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगी, आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। और अंत में इतना ही कहूँगी कि आप सब सफल होएं, आप परीक्षा में सबको सफलता मिले। ओके, थैंक यू, गुड बाय।